सुंदरपुर गांव का वो पुराना हाईवे, जहां दिन में तो गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। खासकर बारिश की रातों में इस हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिरों के हलक सूख जाते हैं। कहते हैं यहाँ एक ऐसी दुकान सजती है जहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अरे भाई अमित, आज मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। काली घटाएं देख रहे हो? आज फिर हाईवे पर उस खूनी ढाबे की महक आएगी। चुप कर राकेश, कब तक हम इस डर के साए में जिएंगे? रामू काका ने जब से हमें सीमा भाभी की मौत का वो खौफनाक सच बताया है, मेरा खून खौल रहा है। एक बेकसूर औरत को तड़पा कर मार दिया गया और असली कातिल कन्हैया खुलेआम घूम रहा है। पर अमित, हम इंसान हैं, वो कोई आम औरत नहीं, अब एक भयानक रूह बन चुकी है जो मटन बिरयानी का जाल बिछाकर कन्हैया का बदला हर आने जाने वाले से ले रही। हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? हम बदला लेंगे राकेश। आज भारी बारिश होने वाली है। हम आज ही उस हाईवे पर जाएंगे और सीमा भाभी की रूह का सामना करेंगे। हम उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाएंगे। अमित का इरादा पक्का था। उसी रात आसमान टूट कर बरसा। बिजली की हर कड़क के साथ सुंदरपुर का वो हाईवे और खौफनाक होता जा रहा था। अमित और राकेश टॉर्च लेकर उस वीरान हाईवे के किनारे पहुंचे। तभी ठंडी हवा के झोंके के साथ हवा में मटन बिरयानी के मसालों की एक अजीब, लजीज पर डरावनी खुशबू तैरने लगी। अमित, वो देखो, सामने पेड़ के नीचे वो रोशनी, वो लाल साड़ी में कौन खड़ी है? राकेश की उंगली उस खौफनाक रोशनी की तरफ उठी हुई थी। अमित ने जैसे ही अपनी टॉर्च का फोकस घुमाया, हवा का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। घने पेड़ों के झुरमुट से एक परछाई मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। आओ मुसाफिरों, बड़ी दूर से आए हो, बहुत भूख लगी होगी ना? कन्हैया के जहर ने मेरे इंसानी वजूद को तो मिटा दिया, पर मेरी बिरयानी का स्वाद आज भी जिंदा है। खाओगे? भाभी, हम यहाँ आपकी बिरयानी खाने नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को शांति दिलाने आए हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ कन्हैया ने क्या नीच हरकत की थी। शांति? जिसने मेरी इज्जत, मेरा ढाबा और मेरी जान छीन ली, वो कन्हैया आज भी जिंदा है। जब तक उसका खून इस हाईवे की मिट्टी पर नहीं गिरेगा, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, हमें एक मौका दीजिए। हम सुंदरपुर के नौजवान आपसे वादा करते हैं कि हम उस पापी कन्हैया को पाताल से भी ढूंढकर आपके सामने लाएंगे। बस आप तब तक किसी और बेकसूर मुसाफिर की जान मत लेना। ठीक है, मैं तुम्हें अगली बारिश की रात तक का वक्त देती हूँ। अगर तुम कन्हैया को यहाँ नहीं लाए तो सुंदरपुर का कोई भी इंसान अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। एक पल में वो रूहानी रोशनी और खुशबू गायब हो गई। अमित और राकेश के पास समय बहुत कम था। उन्होंने पता लगाया कि कन्हैया सुंदरपुर से भागकर बगल के शहर में एक अमीर और लालची केटरर बन चुका है। अगले ही दिन दोनों नौजवान भेष बदलकर एक बड़े रईस व्यापारी के रूप में कन्हैया के नए ठिकाने पर पहुंच गए। अरे आइए आइए हुजूर, आप लोग बहुत बड़े आसामी लगते हैं। बोलिए, कन्हैया कैटरर्स आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमें सुंदरपुर के एक बड़े महल में एक बहुत बड़ी दावत रखनी है। सुना है तुम्हारी मटन बिरयानी का कोई जवाब नहीं। काम के बदले मुंह मांगी रकम मिलेगी, पर शर्त यह है कि तुम्हें आज रात को ही हमारे साथ सुंदरपुर चलना होगा। सुंदरपुर? अरे नोटों की चमक के आगे सुंदरपुर क्या, मैं नरक जाने को भी तैयार हूं। चलिए साहब, मैं अभी गाड़ी में बैठता हूं। कन्हैया लालच के जाल में पूरी तरह फंस चुका था और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी सुंदरपुर के उसी पुराने हाईवे की तरफ बढ़ रही थी और तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। कन्हैया को अब तक अंदाजा नहीं था कि वो अपनी मौत के सफर पर निकल चुका है। अरे अमित बाबू, गाड़ी जरा तेज चलाओ। ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहुत साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था, तब से मैं इस हाईवे पर आने से कतराता हूँ। डरिए मत कन्हैया जी, हादसे तो उनके साथ होते हैं जो गुनाह करते हैं। आप तो एक सीधे साधे ढाबा मालिक हैं, है ना? बस थोड़ी देर और, हम अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं।
हाँ वो तो है, पर देखो तो ये बारिश कितनी भयानक हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान आज ही सारा गुस्सा निकाल देगा। जरा गाड़ी रोको, मुझे घबराहट हो रही है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है कन्हैया। गाड़ी तभी रुकेगी जब सौदा पूरा होगा, और तुम्हारा सौदा तो सालों पहले ही तय हो गया था, जब तुमने उस मटन बिरयानी में जहर मिलाया था। कन्हैया के होश उड़ गए। इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता, अमित ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी उसी पुराने वीरान हाईवे के बीचों बीच रुक गई, जहाँ ठीक सामने कुआं था, और हवा में अचानक मटन बिरयानी की वही तीखी रूहानी खुशबू फैल गई। सालों तक मैं इस तूफानी बारिश में तड़पी हूँ कन्हैया। गांव वालों के ताने, वो बदनामी, वो मुखिया का हुक्म, सब इसी हाईवे की मिट्टी में दफन है। आज तेरी बदनामी और तेरी मौत का दिन है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। तुम्हारा ढाबा बंद करने के लिए मैंने वो सब किया। मुझे मत मारो। दौलत का नाम सुनते ही सीमा भाभी की आत्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हवा में हाथ लहराया और कन्हैया जमीन से 10 फीट ऊपर हवा में उठ गया। कन्हैया का गला घुटने लगा था और उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। तभी अमित और राकेश ने देखा कि हाईवे की दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। भाभी मुझे छोड़ दो, मैं सुंदरपुर गांव के सामने हाथ जोड़कर अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मैं पुलिस के हवाले खुद को कर दूंगा। बस मुझे अपनी इस भयानक शक्ल से मत डराओ। पुलिस? जब पंचायत बैठी थी तब तूने मेरे आंसुओं की कद्र की थी कन्हैया? जब मुखिया ने मुझे बेइज्जत करके गांव से निकाला था तब कहाँ था तेरा ये कानून? तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तूने उस भूख को भी मार दिया जो मुसाफिर बड़े चाव से मेरे ढाबे पर मिटाते थे। भाभी तड़पाइए मत इसे। इस पापी को सीधे यमराज के पास भेजिए, ताकि इस हाईवे का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो सके। अमित बाबू, तुम भी इंसान हो। ये क्या कह रहे हो? एक रूह का साथ दे रहे हो? मुझे बचाओ, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। दौलत का नाम सुनते ही सीमा भाभी की आत्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हवा में हाथ लहराया और कन्हैया जमीन से 10 फीट ऊपर हवा में उठ गया। कन्हैया का गला घुटने लगा था और उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। तभी अमित और राकेश ने देखा कि हाईवे की दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। अरे नहीं अमित, वो गाड़ी तो सुंदरपुर के वर्तमान मुखिया जी की है। अगर उन्होंने कन्हैया को इस हालत में देख लिया तो कहानी पलट जाएगी। मुखिया की गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी अमित और राकेश के चेहरों पर पड़ी। गाड़ी चरमरा कर रुकी और उसमें से सुंदरपुर के मुखिया लाठी टेकते हुए बाहर निकले। हाईवे का ये खौफनाक नजारा देखकर बूढ़े मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित, राकेश, ये सब क्या हो रहा है? और हवा में ये कौन लटक रहा है? कन्हैया? हे भगवान, ये तो सीमा का साया है। हाँ मुखिया जी, देख लीजिए अपने न्याय का नतीजा। सालों पहले आपने इसी कन्हैया के बहकावे में आकर बेकसूर सीमा भाभी को गांव से निकाला था। आज न्याय का दिन है। इस पापी को इसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। मुझे माफ कर दो सीमा बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ जो मैंने इस कन्हैया की झूठी बातों पर भरोसा किया। मैं पूरे गांव के सामने अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, पर इस हाईवे को इस खूनी खेल से आजाद कर दो। मुखिया जी, तुम्हारे आंसू आज बहुत देर से बहे हैं, पर तुम्हारी इस स्वीकारोक्ति ने मेरे सीने की आग को थोड़ा ठंडा किया है। लेकिन इस कन्हैया को छोड़ना अब मेरे वश में नहीं। इसके पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की, जैसे ब्रह्मांड ने भी सीमा भाभी के न्याय पर मुहर लगा दी हो। रूह ने कन्हैया को पूरी ताकत से नीचे हाईवे के उसी पुराने कुएं की तरफ दे मारा जिसमें कूदकर भाभी ने अपनी जान दी थी। कन्हैया सीधे कुएं की गहराइयों में समा गया और उसकी आखिरी चीख हमेशा के लिए दफन हो गई। तुम नौजवानों ने अपना वादा पूरा किया। आज सालों बाद मेरे स्वाभिमान को मेरा खोया हुआ सम्मान वापस मिला है। कन्हैया के अंत के साथ ही मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। भाभी, सुंदरपुर गांव हमेशा आपकी इस लजीज बिरयानी के स्वाद और आपके स्वाभिमान को याद रखेगा। अब आप बिना किसी तड़प के शांति से विदा हो सकती हैं।
भाभी की आत्मा ने हवा में हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वो रूहानी रोशनी बारिश की बूंदों के साथ विलीन हो गई। अगले दिन जब सुंदरपुर के हाईवे पर सुबह का सूरज निकला तो हवा में कोई खौफ नहीं था। मुखिया ने गांव के बीचों बीच सीमा भाभी की याद में एक रसोई बनवाई जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त भोजन मिलता है। सुंदरपुर का वो हाईवे हमेशा के लिए उस खौफनाक साई से आजाद हो चुका था। झूठ और ईर्ष्या की बुनियाद पर खड़ा किया गया साम्राज्य भले ही कुछ समय के लिए फल फूल जाए, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और न्याय की ही होती है। किसी बेकसूर को सताना सबसे बड़ा पाप है जिसका हिसाब वक्त जरूर